हाथी और घोड़े की लड़ाई, कुत्ते ने कराई सुलह। हाथी और घोड़ा बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे और बाकी जानवरों की भी मदद किया करते थे। सबके लिए उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। एक दिन हाथी और घोड़ा भोजन की तलाश में निकलते हैं। दोस्ती हो तो हमारे जैसी, कोई और हमारे जैसे मिलजुल कर नहीं रह सकता। दोस्त, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। पर अभी तो बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी चलते हैं। इस तरह बातें करते इतने में दूर से एक लोमड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो मन में सोचती है, इन दोनों की दोस्ती देखकर तो मुझे बहुत जलन होती है, इन्हें दूर करना ही होगा। ये सोचकर वो उन दोनों के पास आती है और कहती है, आप जैसे अच्छे दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप दोनों में से केवल एक को हमारे महाराज से मिलने का शानदार मौका मिलेगा। हमारे महाराज ने भी आप दोनों में से जो भी महान हो उन्हें मिलने का मौका दिया है। क्या कहा? महाराज से मिलने का मौका? तो हम दोनों साथ चलेंगे? नहीं नहीं, तुम दोनों में से जो महान है उसी को लेकर जाऊंगी। जल्दी सोचकर बता दो। मैं बहुत महान हूँ, मुझे साथ ले चलो। नहीं, उससे भी महान मैं हूँ, मुझे साथ जाना है। ये मौका मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे तो निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों आपस में बात करके मुझे बता दो, फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती। कुछ दूर जाने के बाद वो सोचती है, महान बनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इनको लड़ते देख मेरे मन को बहुत खुशी हो रही है। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती। पर यहाँ घोड़ा और हाथी लड़ना शुरू कर देते। दोस्त, तुमसे मैं बहुत बलवान हूँ, इसीलिए मैं ही महान हूँ। महाराज से मिलने का मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए। हाँ, क्या कहा? तुम मुझसे ज्यादा महान हो? मेरे जैसा भागना तो दूर, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकती। तुम कैसे महान हुई भला? इसीलिए महाराज से मिलने मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं महान हूँ। लोमड़ी मुझे ही साथ ले जाएगी। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद चलता रहता। कुछ समय बाद एक कुत्ता उन्हें देखकर उनके पास आकर कहता है, दोस्तों, क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ? अरे दोस्त, तुम ही बताओ, हम दोनों में से महान कौन है? ये तो बहुत बड़ी पहेली है दोस्त, तुम दोनों ही महान हो। नहीं, हम दोनों में से केवल एक ही महान है, उन्हें ही राजा से मिलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आप गलत सोच रहे हो। हम जो अच्छे कार्य करते हैं उसी में महानता होती है। आप दोनों नेक दिल हो, किसी का नुकसान नहीं करते हो, सबकी मदद करते हो। सबसे बड़ी बात, दोनों मिलजुल कर रहते हो। ऐसे में महान कोई एक कैसे हो सकता है? मैं घोड़े से अधिक बलवान हूँ। हाँ दोस्त, सबके अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। तुम बलवान ही हो, लेकिन तुम घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकती। हाँ, इसका अर्थ कि मैं ही महान हूँ ना। दोस्त, तुम तेज तो दौड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम हाथी जितने ताकतवर हो? नहीं ना। हर एक के पास अपनी अपनी शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं, इसीलिए आपस में तुलना मत करो। तुम दोनों ही महान हो। तुमने हमारी आंखें खोल दी, हम तो बेकार में ही बहस कर रहे थे। हमेशा मिलजुल कर रहना, तभी खुश रहोगे। चलो दोस्त, मैं चलती हूँ। कुत्ता वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हाथी और घोड़े दोनों हमेशा मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक के पास अपनी क्षमताएं होती हैं, तो अपनी दोस्ती में तुलना करके अपनों से दूर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। गोल्डन बाघ घर सफेद शेर की सेना और शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी लायन। एक समय की बात है, एक बार एक गोल्डन बाघ एक जंगल में प्रकट होता है। वो जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो सोचता है, अरे, इस जंगल के जानवर कहाँ चले गए? या फिर ये जंगल किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी उसे एक सफेद शेर भागते हुए नजर आता है। गोल्डन बाघ सफेद शेर को रोकता है और उसके भागने का कारण पूछता है। तब सफेद शेर कहता है, शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी शेर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां पाना चाहता है। मेरा जंगल तो पीछे ही रह गया। तो तुम उसका सामना करने के बजाय ऐसे क्यों पीठ दिखाकर भाग रहे हो? वो बहुत ही शक्तिशाली है,
मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसने पूरे जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। तब बाघ को उस जादुई हाथी शेर पर बहुत गुस्सा आता है। तब वो सफेद शेर से कहता है, तुम घबराओ मत। शायद इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, ताकि उस जादुई हाथी शेर का अंत कर सकूं। तुम जल्दी से यहाँ से भागकर मेरे गोल्डन बाघ घर में चले जाओ। तुम वहां सुरक्षित रहोगे। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बाघ सफेद शेर को गोल्डन बाघ घर का पता बताता है। सफेद शेर उस गोल्डन बाघ घर चला जाता है। कुछ ही पलों में गोल्डन बाघ और जादुई हाथी शेर का आमना सामना हो जाता है। तब जादुई हाथी शेर कहता है, तुम कौन हो गोल्डन बाघ, और यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ है वो सफेद शेर? कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? देखो उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तो तू अपनी खैर मना। पापी अपनी ताकत से मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है। तेरा सामना आज तक मेरे जैसे ताकतवर बाघ से नहीं पड़ा, इसीलिए तू जिंदा बचा है। तब दोनों भी अपनी अपनी जादुई शक्ति से एक दूसरे पर वार करते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर शैतानी शक्तियां होने के वजह से जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ को कैद कर लेता है। उसे एक पिंजरे में बंद करता है। जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ पर हंसते हुए कहता है, कहाँ गई रे तुम्हारी ताकत? बहुत बड़ी बड़ी आंख रहे थे तुम, पर देखो मेरे सामने सारे फीके हैं। अब मैं ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे जंगलों पर अपनी हुकूमत करूंगा और सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। गोल्डन बाघ पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जादुई हाथी शेर बाघ के सामने ही मासूम जानवरों को मारने लगता है, पर गोल्डन बाघ आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका उसे बहुत दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है, अब इस जादुई हाथी शेर से जानवरों को कैसे बचाऊं? यहाँ से मेरा कैसे छुटकारा होगा? बाघ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। बाघ पिंजरे में कैद था कि तभी वहां उल्लू आता है और वो जादुई हाथी शेर से कहता है, हे जादुई हाथी शेर, 2 दिन के बाद ग्रहण है। तुम्हें उस दिन अपनी गुफा में छुप कर रहना होगा। वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है, समझे ना? मैं भला ये कैसे बोल सकता हूँ? बस यही एक दिन है जहाँ मेरी कोई ताकत काम नहीं करती, पर ये बात किसी को भी पता नहीं है। और ये बाघ तो कैद में है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्लू जादुई हाथी शेर को आगाह करके वहां से चला जाता है, पर यह बात सुनकर गोल्डन बाघ बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। उधर सफेद शेर गोल्डन बाघ के लिए चिंतित हो जाता है। मेरी वजह से कहीं गोल्डन बाघ मुसीबत में ना पड़ा हो। बाघ ने कहा था कि वो वापस आएगा, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आया। अब मुझे मेरी सफेद शेरों की सेना को बुलाना ही होगा। सफेद शेर गोल्डन बाघ घर से बाहर आता है। वो जंगल में अपनी सफेद शेरों की सेना को बुलाता है और सब मिलकर गोल्डन बाघ को ढूंढने लगते हैं। उन्हें गोल्डन बाघ एक पिंजरे में कैद दिखाई देता है। वो सारे बाघ के पास जाते हैं। तब गोल्डन बाघ कहता है, सफेद शेर, तुम यहाँ, और वो भी अपनी सेना लेकर। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम यहाँ समय रहते आ गए। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सफेद शेरों की सेना गोल्डन बाघ को पिंजरे से मुक्त करती है। तब बाघ सफेद शेर को ग्रहण के बारे में बताता है और कहता है, वो जादुई हाथी शेर किसी गुफा में छुपा हुआ है। ग्रहण खत्म होने से पहले उसे ढूंढकर हमें उसे खत्म करना होगा। तब गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना उस गुफा के पास आते हैं जहां वो जादुई हाथी शेर छुपा हुआ था। गोल्डन बाघ उसे ललकारने लगता है। तब जादुई हाथी शेर गुफा से बाहर आता है और कहता है, तुम पिंजरे से बाहर कैसे आए? अच्छा, तो ये सब इस सफेद शेर की वजह से हुआ है। क्यों रे सफेद शेर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तभी ग्रहण लग जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना
एक साथ जादुई हाथी शेर पर हमला करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से बुरी शक्ति का अंत हो जाता है और सच्ची ताकत का विजय हो जाता है। गोल्डन बाघ अपने गोल्डन बाघ घर में वापस जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई का अंत आखिरकार होकर ही रहता है। खूनी लकड़बग्गा और सिम्बा राजा शेर। जंगल का राजा शेर था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा अपने जानवरों से प्रेम भाव से बर्ताव करता था, जिस वजह से जानवर भी सिम्बा को बहुत मानते थे। एक बार सिम्बा शिकार के लिए जा ही रहा था कि तभी वहां एक लकड़बग्गा शिकार लेकर आता है और कहता है, अरे महाराज, मेरे होते हुए आपको शिकार पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपके लिए शिकार लेकर आया हूँ। मेरे लिए शिकार? क्यों, क्या बात है लकड़बग्गे? आखिर इतनी खातिरदारी क्यों? वैसे मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता कभी। महाराज, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। मैं तो बस आपकी थोड़ी सी सेवा करके आपको खुश करना चाहता हूँ। वैसे महाराज, शिकार ताजा है और मैंने अपने जंगल में किसी को परेशान भी नहीं किया। सिम्बा शिकार को अच्छे से देखता है। शिकार ताजा था पर उसमें खून नहीं था। ये देखकर सिम्बा को अजीब लगता है, पर उस वक्त सिम्बा इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उस दिन सिम्बा लकड़बग्गे से कोई सवाल भी नहीं करता। ऐसे ही लकड़बग्गा रोज रोज सिम्बा को लाकर शिकार देते रहता है, जिस वजह से सिम्बा को भी लकड़बग्गे पर भरोसा होने लगता है। एक दिन हिरन और खरगोश सिम्बा से मिलने आते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, हमारी मदद करो, हमारी समस्या का समाधान करो महाराज। कई दिनों से हमारे साथी गायब हो रहे हैं, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, आप उसे ढूंढ निकालिए महाराज। क्या कहा तुमने? जानवर गायब हो रहे हैं? इतनी बड़ी बात तुम मुझे आज बता रही हो? पर चलो कोई बात नहीं, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। तब सिम्बा उन दोनों को दिलासा देकर वापस भेज देता है। उनके जाने के बाद सिम्बा अपने जानवरों के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां लकड़बग्गा शिकार लेकर आता है। सिम्बा को परेशान देखकर लकड़बग्गा कहता है, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। लकड़बग्गे, मुझे वैसे तो तुम्हारी जरूरत है। दरअसल कुछ दिनों से जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। अब तुम्हें इस बात का पता लगाना है कि इसके पीछे आखिर कौन है। महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्गा वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर लकड़बग्गा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अरे ये सब बातों बेवकूफ है जो मुझ पर भरोसा कर बैठा है। अब तो कितने भी दिन बीत जाए पर सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। मैं सिम्बा को कोई भी बहाना बनाते जाऊंगा और अपना शिकार करते ही रहूंगा। दरअसल जंगल में जानवरों के गायब होने में लकड़बग्गे का ही हाथ था। दिन भर लकड़बग्गा साधारण बनकर सिम्बा के सामने रहता, तो रात में खूनी लकड़बग्गा बनकर जानवरों का खून पी जाता था। और वही शिकार लेकर सिम्बा के पास जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवरों का गायब होना शुरू ही रहता है। तब एक दिन सिम्बा लकड़बग्गे से कहता है, क्या बात है लकड़बग्गे, मेरा एक काम अभी तक क्यों नहीं किया? महाराज, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, पर मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला महाराज। लगता है जानवर खुद होकर ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लकड़बग्गा इस तरह से बहाना बना देता है। लकड़बग्गा मन ही मन खुश होकर वहां से चला जाता है। तभी वहां सिम्बा से मिलने हिरन और खरगोश आते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, मुझे इस लकड़बग्गे पर ही शक है, क्योंकि मैंने कल रात इस लकड़बग्गे को देखा था। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। उस वक्त मैं डर गई थी, इसलिए चुप होकर घर चली गई। अच्छा,
तो ये बात है। अब मैं खुद इस बात की छानबीन करूंगा, और अगर ये लकड़बग्गा गुनहगार निकला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सिम्बा अब लकड़बग्गे पर नजर रखने लगता है। एक रात सिम्बा खुद लकड़बग्गे को शिकार करते हुए देख लेता है। तब सिम्बा को लकड़बग्गे पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधे लकड़बग्गे के सामने आता है और कहता है, धोखेबाज लकड़बग्गे, तुम्हें क्या लगता था कि तू मेरे नजरों से बच पाएगा? मेरे जानवरों को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कर लोगे सिम्बा तुम? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिम्बा लकड़बग्गे पर हमला करता है, पर सिम्बा के हमले का कोई असर लकड़बग्गे पर नहीं होता है। तब सिम्बा चकित हो जाता है। सिम्बा लकड़बग्गे से हार जाता है। लकड़बग्गा सिम्बा पर हंसते रहता है। तब सिम्बा वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे उल्लू मिलता है और वो कहता है, महाराज, इस लकड़बग्गे के अंदर भूत है, जिस वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो फिर क्या मैं अपने जानवरों को ऐसे ही बलि देता रहूं? अरे उल्लू, सोचो, कोई तो उपाय होगा लकड़बग्गे के अंदर से भूत निकालने का। महाराज, मैंने इंसानों को भूत भगाते हुए देखा है। इंसान भूत भगाने के लिए जादुई झरने के पानी का इस्तेमाल करते हैं। महाराज, वो जादुई झरना जंगल की उत्तर दिशा में है। सिम्बा उल्लू की ये बात सुनकर बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर, तुम अभी के अभी उस जंगल की उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें जादुई झरना मिलेगा, वहीं से तुम वो पानी लेकर आओ। ऐसे कहते हुए सिम्बा सारी बात बंदर को बता देता है। तब बंदर भी तुरंत जादुई झरने का पानी लाने जंगल की उत्तर दिशा में चला जाता है। बंदर जादुई झरने के पास आता है और वहां से पानी लेकर वापस सिम्बा के पास आता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां लकड़बग्गा आता है और कहता है, तुम मुझे ताकत से नहीं हरा पाए तो ये मामूली पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा? तुम बिना सिम्बा हर किसी की बातों में आते रहते हो। लकड़बग्गा जादुई झरने के पानी को कम समझने की भूल कर बैठता है। तभी बंदर उस पर वो पानी फेंक देता है। पानी लकड़बग्गे के शरीर पर पड़ते ही रोशनी के साथ लकड़बग्गे के अंदर का भूत लकड़बग्गे के शरीर से बाहर निकलता है। इस तरह से भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर से सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: सच्चाई की हमेशा बुराई पर विजय होती रहती है। जादुई विशाल ईगल चीता और भयानक ग्रिफिन का अंत। एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर थे। सब मिलजुल कर रहा करते थे, सिवाय बाघ के। बाघ जानवरों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला चीता बाघ से बोला, बाघ, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। चुपचाप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वैसे ये जंगल तेरे बाप का नहीं है जो मैं तेरी बात मानूं। तभी वहाँ बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। वो सारे बाघ का विरोध करने लगते हैं। तब हिरन कहती है, हाँ बाघ, चीता सही कह रहा है। अब इस जंगल में तुम्हारा और जुल्म नहीं चलेगा। बाघ सबको डराने की कोशिश करता है। तब हाथी आगे आकर कहता, अरे ओ बाघ, बहुत हो चुकी तेरी नौटंकी। अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तुझे पछाड़ कर रख दूंगा, समझा? ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। ही ही हा 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 हा। बाघ इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। बाघ इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अपने मन में सोचता है, इन सब जानवरों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरा अपमान किया। मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। वहां से चला जाता है। वो जंगल में काफी आगे चला जाता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई है, मेरी मदद करो। बाघ आवाज के करीब जाता है। उसे वहां एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से वो आवाज आ रही थी।
कौन है अंदर गुफा में? कौन है? सुनो, मेरी मदद करो, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। बाघ गुफा के अंदर जाता है और उसमें एक ग्रिफिन बंधा हुआ था। ये देखकर बाघ डर जाता है और वहां से बाहर भागने ही वाला होता है कि ग्रिफिन उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, अगर मैं इस ग्रिफिन की मदद कर देता हूँ तो इसकी मदद से उस हर जंगल के जानवरों से मैं बदला ले पाऊंगा। ये सोचकर वो ग्रिफिन को छुड़ाता है। ग्रिफिन गुफा से बाहर आकर बाघ से कहता है, बाघ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, जैसा तुमने वादा किया था। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बाघ ग्रिफिन को अपने अपमान के बारे में बताता है। ग्रिफिन बाघ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ जंगल जाता है। पर उस दिन अचानक से ग्रिफिन को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे साथियों, भागो, पता नहीं ये बाघ के साथ ग्रिफिन कहाँ से आ गया, और इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख बाघ बहुत खुश होता है और वो जानवरों पर हंसने लगता है। इधर ग्रिफिन जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाता है और वहां से चला जाता है। बाघ को हंसता हुआ देख चीता उसके पास आकर कहता है, अरे बाघ, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम अपना बदला पूरा करने के लिए यूं मासूम जानवरों के साथ नहीं खेल सकते। अरे ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देख क्या क्या होता है। यूं बाघ दहाड़ मारते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन रोज रोज जानवरों का शिकार करने जंगल आने लगा। अब तो बस कुछ ही जानवर बचे हुए थे और वो भी दहशत में जी रहे थे। एक दिन चीता कहीं जा रहा था कि उसे हिरन मिलती है और उसे कहती है, हमने बाघ से पंगा लेकर ठीक नहीं किया, अब हम भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत हिरन, मुझे आज ही एक जादुई ईगल के बारे में पता चला है, मैं वहीं जा रहा हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम जितने भी जानवर हैं उन्हें लेकर कहीं छुप जाओ। चीता वहां से ईगल से मिलने चला जाता है तो हिरन जानवरों को लेकर जगह पर छुप जाती है। ग्रिफिन बाघ के साथ जंगल में आता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, पर जंगल में एक भी जानवरों को ना पाकर वो बहुत गुस्सा होता है। वो जानवरों को इधर उधर ढूंढने लगता है। दूसरी ओर चीता ईगल को ढूंढते ढूंढते काफी दूर चला जाता है। वो तालाब के पास खड़ा होकर चिल्लाता है, हे जादुई ईगल, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो। ईगल उड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? चीता ईगल को सारी बात बताता है। तब ईगल चीता से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब उस ग्रिफिन का अंत आ गया है। मैं अपनी शक्तियों से खुद को तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ, फिर हमारा एक नया शक्तिशाली रूप बन जाएगा जिसे हम उस ग्रिफिन का अंत कर सकते हैं। ईगल अपनी जादुई शक्तियों से अपने आप को चीते से जोड़ देता है। वो दोनों एक जादुई विशाल ईगल चीता बन जाते हैं और जंगल में आते हैं। ग्रिफिन और बाघ ऐसे अनोखे रूप को देखकर घबरा जाते हैं। ग्रिफिन और विशाल ईगल चीते के बीच लड़ाई होती है। विशाल ईगल चीता ग्रिफिन को मार देता है। ये देख बाघ डर जाता है। सारे जानवर ईगल का धन्यवाद करते हैं और इस तरह से एक भयानक ग्रिफिन का अंत होता है और सारे जानवर फिर से खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उन गड्ढों में गिर जाते हैं।
अनाथ कुत्ते के बच्चे और माँ चीता की रक्षा। जंगल का राजा एक चीता था। उसकी पत्नी मादा चीता ममता के साथ वो रहता था। वो गर्भवती थी। वो दोनों जंगल के जानवरों की बड़े ही प्यार से देखभाल करते थे, इसलिए वो दोनों जंगल के जानवरों को भी बहुत प्यारे थे। एक दिन की बात है, ममता घर में अकेली थी। उसका पति चीता किसी काम से बाहर गया था। तभी वहां बाघ बुरे इरादे लेकर आता है और कहता है, ममता, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी। पर हाँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, इसलिए तुम अब मेरी गुलाम बन जाओ और इस जंगल का राजा मुझे बनाओ। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे पति को मारा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति सर्वशक्तिशाली है, वो तुमसे हार नहीं सकते। और रहा सवाल इस जंगल के राजा बनने का, तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ममता की बात सुनकर बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ममता पर हमला करता है। ममता भी गर्भवती होने के बाद भी हार नहीं मानती और बाघ से हिम्मत से लड़ने लगती है। तभी वहां गर्भवती कुतिया बानू आती है। वो ये सब देखकर सोचती है, बाप रे, ये बाघ तो ममता को मार देगा। नहीं नहीं, ममता मर गई तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा। मुझे ममता को कैसे भी करके बचाना होगा। उधर बाघ ममता पर वार करते रहता है कि तभी वहां बीच में बानू आती है। बानू पूरी ताकत से बाघ पर हमला करती है। अचानक हुए हमले से बाघ नीचे गिर जाता है। ममता, चलो जल्दी से मेरे साथ। ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है। हमें पहले तुम्हारे बच्चे को बचाना है। नहीं, इसने मेरे पति को मारा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मर जाऊंगी पर हार नहीं मानूंगी। और तुम भी तो गर्भवती हो ना, तुम चली जाओ यहाँ से। चीते के मरने की बात सुनते ही बानू सहम सी जाती है, पर ज्यादा समय ना गवाते हुए वो कहती है, फिर तो हमें चिता की आखिरी निशानी को कैसे भी करके बचाना होगा। देखो, तुम और बच्चा सलामत रहे तो तुम बाघ से फिर से बदला ले सकती हो। पर अभी मेरी बात मान लो। देखो, बाघ के उठने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। बानू ममता को बार बार समझाती है। तब जाकर ममता बानू के साथ वहां से भागने लगती है। उधर बाघ दोनों को भागते हुए देखता है और वो कहता है, भाग जा ममता, यहाँ से भाग जा। वैसे भी तू कमजोर हो गई है, अब तू और तेरा बच्चा बचने वाला नहीं है। वैसे भी गर्भवती को मारकर मैं भी पाप नहीं लेना चाहता, पर क्या करूं, मुझे मेरा सपना जो पूरा करना था, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस तरह से बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। उधर बानू और ममता भागते भागते तभी बानू पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो दर्द से कहारने लगती है। हाय रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे। ममता बानू को संभालती है। तब बानू 2 प्यारे से बच्चों को जन्म देती है, पर बानू बहुत ही कमजोर हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तब बानू ममता से कहती है, ममता, लगता है मेरे जाने का वक्त आया है। देखो, मेरे बच्चों को तुम्हारी ममता की छाया देना। इस बदनसीब माँ पर ये मेहरबानी करना। ममता, कैसी बात कर रही हो बानू? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि ममता कुछ कर पाती, बानू अपना दम तोड़ देती है। तब ममता बानू के लिए रोने लगती है, पर मासूम बच्चों को देखकर ममता रोना बंद कर देती है। वो बच्चों को पास लेती है और उन्हें प्यार करने लगती है कि तभी अचानक उसे भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तब ममता एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या किया भगवान तुमने? मेरे बच्चे को ये दुनिया देखने का एक मौका भी नहीं दिया। ये कैसी तुम्हारी लीला है? इधर एक माँ बच्चों को अनाथ करके चली गई और मैं, ना ही अब मेरे पति है और ना ही बच्चा। मैं अब कैसे जीऊं? ममता रो रही थी कि तभी बानू के बच्चे ममता को आकर चाटने लगते हैं। वो भूख के मारे रोने लगते हैं। उन्हें देखकर ममता कहती है,
रो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब कोई नहीं रोएगा। बानू, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया, अब मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर तुम्हारा ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगी। बच्चों, आज से तुम मेरे जय और वीरू। चलो हम यहाँ से दूर अपना एक नया बसेरा बनाते हैं। ममता बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटाती है। ममता दोनों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल जाती है। वो जय और वीरू को बहुत ही प्यार से पालने लगती है। बच्चे भी ममता को ही अपनी माँ समझने लगते हैं। उस जंगल के जानवर इनका अनोखा रिश्ता देखकर काफी चकित हो जाते हैं। एक दिन हिरन ममता से कहती है, ममता, सच में तुम तो ममता की देवी हो देवी। देखो कैसे दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे जैसी पाल रही हो तुम। देखो बच्चों, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना और बड़े होने पर उसकी रक्षा करना। बच्चों, तुम बड़े ही नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसी माँ मिली है। नहीं हिरन, नसीब वाली तो मैं हूँ। मेरे हाथ से सब कुछ चला गया था, पर बच्चों का प्यार है जो मुझे हिम्मत दे रही है ताकि मैं खुशी से जी सकूं। जंगल में सारे जानवर ममता से बहुत ही खुश थे। उस जंगल में ममता और उसके जय वीरू को बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद जय और वीरू बड़े हो जाते हैं। जय और वीरू थे तो कुत्ते, पर ममता की परवरिश से वो एक चीते के जैसे बन गए थे। एक दिन जय ऐसे ही घूमते घूमते पास के जंगल जाता है। वो वही ममता का जंगल था। कुछ दूरी पर वो देखता है कि एक बूढ़ा चीता कैद में है और बाघ उस पर हंस रहा है। वो चीता कहता है, बाघ, मुझे मार क्यों नहीं देते? जैसे तुमने मेरी ममता को मारा, अब मुझे यह सब दर्द सहन नहीं होता। मैं तो तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ चीते। मरते दम तक मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं और हमेशा तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों की याद दिलाते ही रहूंगा ताकि तू यूं ही घुट घुट कर मरे। ये सारी बातें जय छुपकर सुन लेता है। तब वो सोचता है, ये बाघ किसकी बात कर रहा है और ये चीता ऐसे कैद में क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका रिश्ता मेरी माँ से है। मुझे अभी मेरी माँ को जाकर सारी बात बतानी होगी। ऐसा सोचकर जय अपने जंगल वापस जाता है। माँ और वीरू को मिलकर वो सारी बात बता देता है। ममता चीता के जिंदा होने की बात सुनते ही उसके खुशी से आंसू छलक जाते हैं। तब ममता कहती है, बेटा, मुझे ले चलो उनके पास। मेरी आंखें तरस रही है उन्हें देखने के लिए। वो तीनों उस जंगल जाते हैं। जय ममता को लेकर उस जगह जाता है जहां पर चीता कैद था। चीता और ममता एक दूसरे को देखते हैं। उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ पल बस सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चीता कहता है, ममता, तुम जिंदा हो। ये बाघ तो कह रहा था कि तुम और बच्चा मर गया, फिर ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी मौत की बात सुनकर जीते जी मर गई थी, पर आज तुम्हें देखकर जीने की उम्मीद जाग उठी। ममता सारी हकीकत चीते को बताती है। वो जय और वीरू को चीते से मिलवाती है। जय और वीरू चीते को मुक्त करने ही वाले थे कि तभी वहां बाघ आ जाता है और वो कहता है, आखिर बिछड़े हुए पति पत्नी मिल ही गए। लेकिन जो भी है, आज सालों बाद मैं तुम दोनों को फिर से एक बार एक साथ मारूंगा। ममता पर हमला करने जाता है कि तभी जय और वीरू बीच में आ जाते हैं। अरे, हमारी माँ को मारने का सोच छू भी नहीं सकता तू उसे बाघ। माँ तक पहुंचने के लिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। तभी बाघ जय और वीरू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जय और वीरू बाघ को जान से मार देते हैं। चीता कैद से मुक्त हो जाता है। अब वो सारे उसी जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। नीति: सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाती है और गुनाह की सजा पापी को मिलकर ही रहती है।